बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे आमंत्रण करने के लिए। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस वेबिनार का पार्ट हो सका और डीएक्सएन की माध्यम से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का जो मेरा प्रयास है, थ्रू हेल्थ भी और थ्रू वेल्थ भी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मैंने ये जो शीर्षक है 10 कहानियां जिनसे मेरी जिंदगी बदल गई, ये मैंने इसलिए चुना क्योंकि इतिहास गवाह है कि जभी भी किसी मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पे पूरे मानवता को प्रभावित करने की या मोटिवेट करने की जब बात आती है, तो हमारे पूर्वजों ने बड़ी-बड़ी कहानियों का सहारा लिया। चाहे वो स्टोरी ऑफ बेबीलोन, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, बेबीलोन या मेसोपोटामिया से हो, चाहे वो सिटी ऑफ ट्रॉय ग्रीक से हो, चाहे वो अटलांटिस हो ग्रीक का, तो या फिर महाभारत या रामायण को ही देख ले। हाँ, चूँकि ये कहानी में इतिहास है, बट फिर भी किसी ने लिखा उसे ताकि आने वाली पीढ़ियों को रास्ता मिल सके, उनको वो मार्गदर्शन मिल सके, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सके। तो ये जो शीर्षक है मैंने इसलिए भी चुना क्योंकि जब मैं बिज़नेस पहली बार स्टार्ट किया, तो देखिए हम किसी ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आते जहाँ पे सभी लोग बिज़नेसमैन हैं। शायद मैं ऐसा पहला मेंबर हूँ अपनी फैमिली का जिसने बिज़नेस चुना। मेरे घर में सभी लोग काफ़ी अच्छे-अच्छे पोज़ीशन्स पे, जैसे आर्मी में अच्छे ऑफ़िसर्स या फिर आईएएस ऑफ़िसर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तो ख़ैर भरे पड़े हैं। तो काफ़ी मतलब मैं भी एक इंजीनियर हूँ पढ़ाई के मतलब बाय एजुकेशन। तो मैं पहला इंसान था जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो हम बचपन में कहानियाँ तो ज़रूर सुनते थे। बट कभी किसी ऐसे कहानी को नहीं सुनते थे जिससे एक बिज़नेसमैन को इंस्पिरेशन मिल सके। मेरी माँ याद है एक राजकुमारी की कहानी आज मतलब सुनाया करती हैं, और आज भी अगर मेरा मन थोड़ा विचलित होता है तो अपनी माँ को वो कहानी सुनाने के लिए बोलता हूँ, जिससे मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो कहानियाँ जो मैंने इन 10 कहानियों को इकट्ठा लाने की कोशिश की है, और इस प्रयास ये इसके माध्यम से मैं ये प्रयास करूँगा कि आप सबको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिले, क्योंकि कहानियाँ जो हैं वो दिमाग में एक सबकॉन्शियस अचित लेवल पे, अचित मन पे काफ़ी गहरा असर करती हैं, और ये हमेशा हमें याद रहता है। तो हम आगे बढ़ते हैं सर। तो पहली कहानी जो मैं सुनाना चाहता हूँ, एक ऊँट और उसकी बच्चे की कहानी है। तो एक बार एक छोटा-सा ऊँट का बच्चा अपनी माँ से पूछता है, "माँ मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ?" तो माँ बोलती है, "हाँ बेटा, क्यों नहीं, पूछो।" "माँ, ये जो हमारे पीठ पे एक पहाड़ की तरह जो बना है, ये कितना गंदा लगता है माँ। आप देखो ना, शेर की पीठ, घोड़े की पीठ, ऊँट की और हमारी पीठ, मतलब हमारी पीठ सबसे गंदी है। देखो शेर की पीठ कितनी सुंदर है माँ।" तो माँ जो मुस्कुरा के उसको जवाब देती है, "नहीं बेटा, ये कोई अभिशाप नहीं है, ये तो भगवान का वरदान है। ये जो हमारी पीठ पे जो बनी है टंकी, इसमें हम पानी भर सकते हैं और कई दिनों तक बिना पानी पिए हम सर्वाइव कर सकते हैं, हम जीवित रह सकते हैं और अपना सफ़र तय कर सकते हैं। तो भगवान ने ये हमें तोहफ़ा दिया है बेटा।" तो जो छोटा ऊँट का बच्चा होता है, वो बड़ा खुश होता है, बोलता है, "वाह माँ! ये तो मुझे मालूम ही नहीं था।" माँ, मेरा एक और सवाल है। माँ, ये जो टाँगे हैं हमारी, और एक एक घुट मतलब एक टो है, टो एक है और टाँगे इतनी लंबी हैं। तो ये तलवा जो है ये हमारा एक है, बाकी इंसानों के 5 उँगलियाँ होती हैं उनके तलवे पे, हाथियों के भी उँगलियाँ होती हैं उनके तलवे पे, नीचे वाले हिस्से पे। बट हमारे तो एक ही है माँ, और ऊपर से इतनी लंबी टाँगे, जो बड़ा ही अजीब लगता है माँ। हमारा शरीर इस टाँगों की वजह से काफ़ी अभद्र लगता है। तो माँ जो है अब फिर से मुस्कुराती है और बोलती है, "नहीं बेटा, ये अभद्र नहीं है। इन्हीं टाँगों की वजह से हम कम ऊर्जा खर्च करके काफ़ी लंबी दूरियाँ तय कर सकते हैं। हमें ऊर्जा भी कम खर्च करनी पड़ती है, और सिंगल मतलब एक तलवा होने की वजह से हम जो रेत है, रेगिस्तान पे चल भी सकते हैं, और हम सिर्फ चल ही नहीं, हम रेगिस्तान में दौड़ भी सकते हैं। जहाँ अगर दूसरे जानवरों की बात करें, दूसरी प्रजातियों की बात करें, तो वो वहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते, बट हम यहाँ दौड़ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। तो बच्चा बड़ा ही खुश होता है, बोलता है, "अरे वाह माँ! ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। भगवान लगता है हम पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है।" तो छोटा ऊँट का बच्चा फिर से पूछता है, "माँ, एक और सवाल पूछूँ क्या?" तो माँ पूछती है, अब थोड़ा परेशान हो जाती है, बोलती है, "बार-बार ये सवाल पूछ रहा है।" बोला, "पूछो बेटा, क्या है?" "माँ, ये सब तो ठीक है, बट ये जो हमारी आँखें हैं, एकदम एक बॉल की तरह, टेनिस बॉल की तरह बाहर दिखती हैं, और ऊपर से इसमें इतनी सारी बालें हैं, इतनी सारी आईलैशेज़ हैं कि बड़ा ही अजीब लगता है। इतने इतने सारे बाल हमारी आँख के ऊपर, कितना अभद्र है।"
तो माँ फिर से बोलती है, "नहीं बेटा, ये बिल्कुल अभद्र नहीं है। हम एकमात्र ऐसे जीव हैं, जो रेगिस्तान में तूफ़ान की समय में भी हम रास्ता देख सकते हैं और ये जो घने बाल हैं हमारे, ये हमारी आँखों में कंकड़ जाने से रोकती हैं और हमारी आँखें सुरक्षित रहती हैं। तो ये आँखें जो हैं, ये भी एक वरदान है।" तो जो बछड़ा होता है वो बोलता है, "वाह माँ! ये तो मुझे बिल्कुल ही मालूम नहीं था। माँ, मैं ये सब तो ठीक है, एक और सवाल पूछूँ क्या?" तो माँ थोड़ा-सा इरिटेट हो जाती है, बोलती है, "हाँ, ठीक है, पूछो क्या है?" तो बोलती है, "माँ हमारी जब इतनी अच्छी टाँगें हैं, हमारे पास एक पानी की टंकी भी है, हमारे इतने अच्छे आँख हैं, हमारी हमारी जो आईब्रोज़ हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, सब कुछ सही है, तो फिर हम इस चिड़ियाघर में कर क्या रहे हैं?" तो माँ के पास इस बार कोई जवाब नहीं होता, वो चुप हो जाती है। अभी कई बार ऐसा होता है कि हम जिस वातावरण में पले होते हैं, वहाँ पे हमें छोटा सोचने और छोटा करने की सीख हमेशा दी जाती है। हम अगर गलती से भी बड़ा सोचने या करने की इच्छा रखें, तो आस-पास वाले हमें चुप करा देते हैं ये सोच के कि हम में वो काबिलियत नहीं है या हम में भगवान ने वो सारी क्षमताएँ नहीं दी। बट ऐसा नहीं है। हम सभी के पास एक ही समांतर क्षमताएँ हैं, समांतर संभावनाएँ हैं और समांतर अपॉर्च्युनिटीज़। बट होता क्या है कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके और उस चीज़ को मीडियोक्रेसी को या फिर हम एक एवरेज लाइफ़ जीने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। अगर जब मैंने ये कहानी पहली बार सुनी, तो मुझे ये लगा कि जो सड़क पे जो बंदा बीएमडब्ल्यू चला चला रहा है, कोई फेरारी चला रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई गाना गा रहा है, तो हर कोई अपना पैशन फॉलो कर रहा है। कोई कोई बिज़नेसमैन बन रहा है, हर कोई अपना जो 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 अपने आप पे विश्वास रखता है, जिसके पास वो काबिलियत क्षमता का एहसास है, तो हर कोई वो अपना काम कर रहा है, बट मैं क्यों नहीं? मैं क्यों एक जॉब में फँसा पड़ा हूँ और मेरी ज़िंदगी क्यों 9 टू 5 है, 9 से 5 बजे तक काम करना और 5 बजे तक तो बोलने के लिए होता है, बट रहना कभी-कभी 9 बजे तक पड़ता था। तो मुझे लगा कि मैं भी उस ऊँट की तरह हूँ, जो एक पिंजड़े में बंद हूँ, एक चिड़ियाघर में बंद हूँ। तो मुझे ये कहानी सुनने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं भी उन्हीं की तरह हूँ, मेरे भी 2 आँखें हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 पैर हैं। तो हर कुछ एक जैसा है, जो जो एक सक्सेसफुल इंसान के पास जो भगवान ने जो जो भी दिया है, वो तो मेरे पास भी है। तो क्यों ना मैं इसको इसको तराशूँ और अपनी इच्छाओं, अपना जो पैशन है, अपना जो टैलेंट है, उसका मैं इस्तेमाल करूँ। तब मैं फाइनली अब चिड़ियाघर से बाहर आ गया। तो हम आगे चलते हैं। तो ये तो था एक एक समझ कि ठीक है, चलो आपको ये पता चल गया कि आप में सारी क्षमताएँ हैं, आप काबिलियत हैं, आपको ये एहसास हो गया कि आपको ये रियलाइज़ हो गया कि हाँ, आप कुछ कर सकते हैं। बट जब हम कुछ करने जाते हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, ये हम देखते हैं इस कहानी के ज़रिए। तो एक बार क्या होता है, एक इंसान होता है, उसकी बीवी जो है वो गर्भवती होती है और वो बेचारा ऑफ़िस सुबह से शाम तक ऑफ़िस जाता था और वापस आता था, ऑफ़िस जाता था, घर आता था और इस तरह से उसकी ज़िंदगी व्यतीत हो रही थी और देखते-देखते 9 महीने पास मतलब जो डेट था डिलीवरी का वो पास आ चुका था। तो बंदा ऑफ़िस में बैठा था, उसकी बीवी का कॉल आता है, बोलता है "अजी सुनते हो थोड़ा जल्दी घर आ जाओ, लगता है समय वक़्त आ गया है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है बच्चा आने वाला है।" तो पति जो है वो भागा-भागा घर की तरफ जाता है और रास्ते में जाते समय एक अपने डॉक्टर को फ़ोन कर देता है कि डॉक्टर साहब आज लगता है डेट है, हम बहुत उत्सुक हैं अपने बच्चे के लिए, आप थोड़ा जल्दी घर आ जाओ। तो डॉक्टर भी अपना वो पेटी लेता है और वो भागा-भागा जो है उसके घर पहुँच जाता है और तब तक पति भी घर पहुँच जाता है। तो जैसे ही डॉक्टर घर आता है, वो पूछता है पत्नी कहाँ है? तो वो सारे लोग उनको एक रूम की तरफ, एक कमरे की तरफ उसको डायरेक्शन दे देते हैं और डॉक्टर जो है वो अंदर जाके अपना ऑपरेशन के लिए सारी तैयारियाँ करने लगता है और दरवाज़ा और खिड़की बंद कर देता है। और इसी समय सारे परिवार के और भी लोग सास-ससुर देवर, जेठानी सारे इकट्ठा हो जाते हैं। तो जैसे ही दरवाज़ा बंद करता है ये डॉक्टर, तो अजीब-सी आवाज़ें आती हैं अंदर से। तो सभी लोग थोड़ा-सा विचलित हो जाते हैं कि ये कैसी आवाज़ें हैं और ऐसी आवाज़ें तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर से नहीं आनी चाहिए। तो पति जो है कान लगा के सुनने ही वाला था, तब तक डॉक्टर है वो खिड़की खोलता है, अपना सर बाहर निकालता है और पति से पूछता है, "हथौड़ा मिलेगा क्या?" तो पति जो है वो शॉक्ड हो जाता है कि एक ऑपरेशन थिएटर में भला हथौड़े का क्या काम? बट चूँकि ये डॉक्टर था, उसको लगा कि यार इससे क्या सवाल पूछूँ? तो वो भाग के जाके स्टोर रूम से हथौड़ा लेके आता है और वो डॉक्टर को पकड़ा देता है। डॉक्टर हथौड़ा लेता है, खिड़की वापस बंद कर देता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। तो जैसे ही फिर से सब बंद है और फिर से आवाज़ जो है उसी टाइप की आवाज़ें आने लगती हैं और थोड़ा आवाज़ और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है।
तो वो नो सारे अब जो है ससुर भी हैं, वो भी थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं कि यार ये कैसा डॉक्टर है, ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं। इसी समय क्या होता है, डॉक्टर जो है वो अपना खिड़की खोलता है और सर के बाहर ना खिड़की से सर बाहर निकालता है और बोलता है पेचकस मिलेगी क्या? तो ये जो पति है वो थोड़ा गुस्से में आके बोलता है, "यार आप कभी हथौड़ा माँग रहे हो, अब पेचकस माँग रहे हो, आप कर क्या रहे हो?" तो डॉक्टर बोलता है, "यार तुम अपना काम करो, मैं डॉक्टर हूँ, जाओ पेचकस लेके आओ।" तो बेचारा वो भागे-भागे पेचकस लाता है, उसको डॉक्टर को दे देता है। तो डॉक्टर फिर से खिड़की दरवाज़े बंद हो जाते हैं और फिर से वो अपने काम में व्यस्त हो जाता है और आवाज़ें जो हैं और तीव्र हो जाती हैं। तो जब आवाज़ें और तीव्र हो जाती हैं तो नो अब जो है ससुर जी पूरे गुस्से गुस्से में आके बोलते हैं, "यार ये दरवाज़ा इसके खटखटाओ और पता करो ये कर क्या रहा है?" तो उसी समय डॉक्टर जो है अपना सर खिड़की से बाहर निकालता है और बोलता है, "अरे एक आरी मिलेगी क्या?" तो अब जो है इन सारे परिवार वालों का पेशेंस जो है, जो सब्र का बाँध टूट जाता है और डॉक्टर बोलते हैं कि ये सारे लोग डॉक्टर को बोलते हैं कि यार तुम अजीब से डॉक्टर हो, जब से आए हो तब से कभी हथौड़ा माँग रहे हो, कभी स्क्रू ड्राइवर माँग रहे हो, अब आरी माँग रहे हो, तुम कर क्या रहे हो अंदर हमें बताओगे ज़रा? तो डॉग और तुम्हें तो हमने बुलाया था हम नो अभी हमारी पत्नी को हमारी बहू को देखने के लिए, हमें हमें बच्चा चाहिए और तुम जो है तब कभी से ये सब चीज़ें माँगे जा रहे हो। तो डॉक्टर नो थोड़ा चिंतित होता है और बोलता है, यार मैं तुम्हारी बहू को तब देखूँ जब ये मेरा पेटी खुले, मैं तभी से अपनी पेटी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो असल ज़िंदगी में क्या होता है जब हम ये रियलाइज़ कर लेते हैं, हम ये अनुभव कर लेते हैं, हमें एहसास हो जाता है कि हमें कुछ अलग करना है और हम में सारी क्षमताएँ हैं। जो सबसे बड़ा जो हमारा च चैलेंज या मुसीबत या सबसे बड़ी जो बाधा आती है, वो कुछ और नहीं है बल्कि हमारा खुद का दिमाग है। हमारी जो पेटियाँ हैं, जिस तरह से डॉक्टर की पेटी खुल नहीं रही थी, उसी तरह से हमारी पेटियाँ जो है हमेशा बंद रहती हैं। और एक चीज़ मैंने ये बिज़नेस में सीखा है और बिज़नेस लाइन में ये बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करने से सीखा है, जिनकी दिमागें बंद रहती हैं, उनके अकाउंट्स भी बंद होते हैं। तो अगर आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो अपना दिमाग हमेशा खुला रखें। जब मैं दिमाग खुले रहने की बात ये करता हूँ, इसका मतलब ये है कि इस बिज़नेस में या किसी भी बिज़नेस में एक शिक्षक होने से ज़्यादा ज़रूरी एक स्टूडेंट होना ज़रूरी होता है। हमेशा जो जिज्ञासु हो, वही आगे इस बिज़नेस में या किसी भी बिज़नेस में बढ़ सकता है। एक बंद दिमाग जो है, वो उसी डॉक्टर की पेटी की तरह है, जिसकी चाबी खो चुकी है। तो अगर इस चाबी को खोलना है, इस पेटी को खोलना है, तो पहले हमें मुस्कुराना होगा और दूसरा हमें बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ओपन मन से, बहुत ही उदारता से चीज़ों को समझने और सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। तभी जो है हम जो ये हमारा करियर है डायरेक्ट सेलिंग का डीएक्सएन का करियर है या जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो उसका करियर है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। बंद दिमाग से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहला जो हमने सीखा उससे क्या सीखा कि हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं। दूसरा हमें क्या सीख मिलता है कि जब हमें एहसास हो जाए, तो हमें अपनी दिमागें खुली रखनी होती है। कई बार क्या होता है कि हमें ये अपॉर्च्युनिटी तो मिल गई है डीएक्सएन की, लेकिन हमने अपनी दिमाग अभी भी बंद रखी है। हमें ये एहसास नहीं है कि ये जो अपॉर्च्युनिटी है कितनी बड़ी है। हम आगे बढ़ते हैं तीसरी कहानी की तरफ। तो जो तीसरी कहानी है ये बहुत ही रोमांचक कहानी है और इससे मुझे काफ़ी सीखने को मिलता है। तो देखिए हम सब इस अपॉर्च्युनिटी में आ तो गए हैं, लेकिन अभी भी अटके पड़े हैं, अभी भी हम आगे नहीं बढ़ रहे। उसकी वजह क्या होती है? चलिए हम देखते हैं। एक बार एक 40 साल का छोटा-सा बच्चा होता है। हाँ, 40 साल का छोटा-सा बच्चा, उसकी शादी नहीं होती है। अपने टाइम पे उसने बहुत सारी लड़कियाँ देखी। किसी को ये बोल के छाँटा ये बहुत गोरी है, ये बहुत काली है, ये बहुत नाटी है, ये बहुत छोटी है, इसके बाल बड़े लंबे, इसके बाल बड़े छोटे हैं और ऐसा कह के उसने वो लड़कियाँ छाँटते गया और अब वो 40 का हो गया। अब वो जब 40 का हो गया तो काफ़ी विचलित हो गया, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उसको लगने लगा कि अब तो इसको शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो, लड़की चलेगी बाकी कुछ भी हो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो अपने एक बहुत ही अच्छे मित्र को फ़ोन लगाता है, बोलता है, "भाई मेरी शादी करा दे।" उसका मित्र जवाब देता है, "भाई ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट अचानक से ये परिवर्तन क्यों? तुम्हें क्यों चाहिए अभी लड़की?" बोला, "यार मेरी शादी करा दे, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, कैसी भी लड़की चलेगी, बस लड़की होनी चाहिए।" तो बोलता है, "ठीक है, मैं अगले हफ्ता तुझे कॉल करके बताता हूँ।" तो उसका जो मित्र होता है उसको अगले हफ्ते कॉल करके बोलता है, "यहाँ पे एक लड़की है, इसके घर पे मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है, तुम उसके माता-पिता और लड़की से मिल आओ।" तो बंदा जो है बहुत एक्साइटेड हो जाता है और तैयार-वैयार होके लड़की के पास मिलने चला जाता है। तो भारत में क्या ट्रेडिशन है कि जब जब लड़का आता है तो पहले उसको चाय नाश्ता कराया जाता है।
तो क्या होता है, लड़की की जो माँ होती है वो चाय का प्याला लेके और ट्रे लेके, चाय और कुकीज़ लेके लड़की की तरफ बढ़ती है और झुकती है उसको ये सर्व करने के लिए, उसको ये चाय बिस्किट देने के लिए। तो जैसे ही झुकती है, उसकी जो नज़र है लड़के पे बड़ी गंभीरता से और बहुत नज़दीकी से पड़ती है। तो वो लड़के को थोड़ी देर तक देखती है और बेहोश हो जाती है। तो लड़का जो है वो घबरा जाता है कि यार ऐसे कैसे ये बेहोश हो गए? मैं क्या इतना खराब दिखता हूँ? और ऐसा सोचते ही वो वहाँ से भाग जाता है। तो लड़की के परिवार वाले जो थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं और वो बेहोश माँ है उसको थोड़ा पानी-वानी डाल के उसको उठाते हैं। और लड़की के पिताजी है वो बोलते हैं, यार तुम इस तरह से सबके सामने बेहोश होगी होगी तो सभी सभी को लगेगा कि हमारे घर में कोई बीमारी है। और वो लड़का भी भाग गया और कोई तुम्हारे यहाँ शादी करने के लिए, हमारी बेटी की शादी ही नहीं होगी। तो जो लड़की की माँ है वो बोलती है, नहीं, नहीं, मैं इसलिए बेहोश नहीं हुई क्योंकि वो मुझे लड़का पसंद नहीं आया। मैं इसीलिए बेहोश हो गई क्योंकि आज से 20 साल पहले ये मुझे देखने आया था, आज मेरी लड़की को देखने आया है। तो कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम अपॉर्च्युनिटीज़ देखते रहते हैं। हम नो हम हमें चाहिए, अपॉर्च्युनिटी चाहिए और मिलती भी है। लेकिन जब मिल जाती है, तो हम उसको नकारात्मक तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे आप हैं ऑलरेडी डीएक्शन में हैं, बट आपके मन में क्या चल रहा है? आपके मन में 10 डाउट चल रहे हैं। आप कोई ना कोई बहाना ढूँढ रहे हैं, अरे नहीं, ये अच्छा नहीं है, अरे वो अच्छा नहीं है, एस्पिरिन 360 की जगह 460 होता तो काफ़ी अच्छा होता। नो सैनिटाइज़र आ जाता तो काफ़ी अच्छा होता। ये होता तो वो होता, तो मेरी मौसी के मूँछ होते तो मेरे मौसा होते। तो हम इस तरह से काफ़ी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें इसमें डालते हैं और फाइनली अपॉर्च्युनिटी को रिजेक्ट कर देते हैं। तो मेरा ये आग्रह है आप सभी से, जब हम यहाँ आ ही गए हैं, तो हम इसमें रंग जाते हैं, इसमें घुल जाते हैं, इसमें मिल जाते हैं और इसको अच्छे तरीके से अगर हम कर पाएँ, तो हम काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखिए, जब इंसान की शादी हो जाती है, तो फिर उसको निभाता है, राइट? उससे उसमें कोई कमियाँ नहीं ढूँढता और कमियाँ ढूँढेंगे भी, तो दुःख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तो जब हमें मालूम है कि जो हमारी अपॉर्च्युनिटी है डीएक्सएल, ये वर्ल्ड नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ फूड सप्लीमेंट। इसका कोई मुकाबला नहीं है, गैनोडर्मा को कोई मुकाबला नहीं है, वर्ल्ड नंबर 1 हब है विथ वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी। इससे अच्छा कंपनसेशन प्लान किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नहीं है। आप देखिए, अगर सिम्प और आईओसी को मिला दे, तो इससे अच्छा कोई भी पूरी दुनिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ हैं, उसमें ऐसा नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, हमारे जो सीईओ हैं डॉक्टर लिम, उनसे अच्छा सीईओ आप बताइए दुनिया में कितने कितने सारे सीईओ हैं। किसी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के सीईओ का नाम बताइए जिसको 22 अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो वो सिर्फ डीएक्सएन में है। और चौथी सबसे बड़ी बात, हम जो सिस्टम से बिलॉन्ग करते हैं, आरबीसी से बिलॉन्ग करते हैं और हमारे जो यहाँ पे गुरु हैं प्रोफेसर वसुपाल और रत्ना मैम और सभी जो लीडर्स हैं, रंजन सर और मेरे भी अपलाइन जो हैं जेपी लाल सर, लोहानी सर, प्रेम सर और अनुराधा मैम। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमें यहाँ ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चौथी कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? अब तो हमने समझ लिया, ठीक है, हमें ये एहसास हो गया कि हमें जो है कुछ हम कर सकते हैं। दूसरा हमें क्या हुआ कि हमें दिमाग खुला रखना है। तीसरा हमें क्या सीखने को मिला कि हम हमारे पास जब अपॉर्च्युनिटी है, तो हमें उसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, डाउट नहीं रखना चाहिए। नहीं तो क्या है, अपॉर्च्युनिटी चली जाती है। चौथा है स्वर्ग और नर्क की कहानी। तो एक बार क्या होता है, एक आदमी जो है अपनी जीवन काल में बराबर की मात्रा में उसने पाप किए हैं और बराबर की मात्रा में उसने पुण्य भी किए हैं। तो जब उसकी मृत्यु की घड़ी आती है तो यमराज उसे लेने आते हैं और यमराज जब उसे लेने आते हैं तो उसे बोलते हैं, तुम बड़े ही विचित्र प्राणी हो। तुमने अपनी जिंदगी में पाप भी उतने ही किए जितने पुण्य किए। तो तुम्हें एक अजीब सा सिचुएशन मिलेगा, तुम्हें एक अजीब सी चीज का सामना करना पड़ेगा। तो अभी तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो वो जो बंदा होता है बोलता है, ठीक है, अब जब आप आ ही गए हो और मुझे जाना ही है तो बता दो कि क्या ये सिचुएशन है। तो वो उसे एक जगह लेके जाते हैं यमराज और एक जगह पे खड़े करके उसे दिखाते हैं कि ये जो तुम्हारे बाएं तरफ का जो दरवाजा है, ये नर्क का दरवाजा है और जो तुम्हारे दाईं तरफ का दरवाजा है, वो स्वर्ग का दरवाजा है। अब चूंकि तुमने दोनों पुण्य और पाप दोनों इक्वल मात्रा में किए हैं, दोनों समांतर मात्रा में किए हैं, तो तुम्हें 6 महीने नर्क में गुजारने हैं और साल के 6 महीने स्वर्ग में गुजारने हैं। अब ये तुम्हें निर्णय करना है कि तुम पहले स्वर्ग में जाना पसंद करोगे या पहले नर्क में जाना पसंद करोगे। तो ये बड़ा जो बंदा है वो काफी सोचने लगता है, बोलता है, यार ये तो बड़ा अजीब सा है। अगर मैं पहले नर्क चुन लूं तो मुझे बहुत तकलीफ होगी और पहले स्वर्ग चुन लूं तो बाद में बहुत तकलीफ होगी। तो उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो बोलता है, क्या मैं पहले दोनों देख सकता हूँ?
फिर मैं डिसाइड करूँगा, फिर मैं निर्णय लूँगा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। तो यमराज जो है वो मान जाते हैं, बोले ठीक है चलो। तो पहले उसको नर्क लेके जाते हैं। तो जब नर्क का दरवाज़ा खुलता है, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, एक सुंदर सा सुगंध उसकी कानों नाकों में जाता है और वो लगता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा सुगंध है। थोड़ा पास जाता है तो देखता है, थोड़ा और अंदर जाता है तो देखता है कि ब ये जो सुगंध है वो बहुत सारे खानों से आ रही है, अच्छे-अच्छे टाइप के खानों से आ रही है। ये नर्क है। तो थोड़ा अंदर जाता है, देखता है, हाँ यार, यहाँ तो सच में खाना है। एक बड़े से गोल से डाइनिंग टेबल पे बहुत तरह-तरह की खाने की चीज़ें रखी पड़ी हैं। थोड़ा और अंदर जाता है, देखता है इन सभी इस गोल टेबल के चारों तरफ कुछ लोग बैठे हैं चेयर पे और ये जो चेयर पे लोग बैठे हैं ये जो है इनके हाथ जो है वो चेयर के आर्म पिट पे बंधी हैं और उनकी गर्दन जो है वो भी एक नोकीले जैसे पट्टे पे बंधी है और वो जो पट्टा है वो चेयर की पीछे वाले हिस्से पे बंधा पड़ा है। तो थोड़ा और पास जाता है, देखता है सभी लोग जो चेयर पे बैठे हैं, वो सभी लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। तो उसको बड़ा विचित्र लगता है कि इतना अच्छा खाना परोसा गया है इनको और ये खाने का टाइम है और ये सभी लोग रो क्यों रहे हैं? थोड़ा और पास जाके देखता है उनके हाथ में ना सिर्फ हाथ बंधी ही नहीं है, उनके हाथ में एक बड़ा-सा चम्मच है। खाना तो वो उठा पा रहे हैं, बट अपनी मुँह में नहीं डाल पा रहे क्योंकि चम्मच इतना बड़ा है कि उनके मुँह से वो दूर चला जा रहा है। तो इसीलिए काफ़ी जो है परेशानी हो रही है उनको। तो ये जो है असल में एक नर्क का दृश्य है। थोड़ा और पास जाके देखता है कि जो जो गर्दन जो बंधी हुई है पट्टे से, वो उनको झुकने भी नहीं दे रही। तो जैसे ही वो झुकते हैं उसको वो काँटे जो हैं वो चुभते हैं और वो सभी लोग भूखे हैं। तो वो बोलता है ठीक है, ये तो मैंने देख लिया, अब मुझे स्वर्ग ले चलो। तो अब वो स्वर्ग की तरफ बढ़ता है। तो जब स्वर्ग की दर उसको उसका दरवाज़ा खुलता है, वो जैसे ही अंदर घुसता है तो ठीक उसी तरह का सुगंध जो है उसकी नाकों पे पड़ता है और वो उसको फ़ील कर पा रहा है कि हाँ, ये भी वही खाने की खुशबू है। थोड़ा और नज़दीक जाता है, तो देखता है कि उसी तरह का एक राउंड टेबल है और चारों तरफ कुर्सियाँ लगी हैं और लोग उस पे बैठे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ता है तो देखता है उसी तरह से उनकी हाथ भी उसी तरह से बंधी हुई है, उनके गर्दन पे भी वो नोकीला पट्टा बंधा हुआ है जो पीछे चेयर से लगा हुआ है और वो भी झुक नहीं पा रहे हैं और उनके हाथ में भी बड़ा-सा चम्मच है। थोड़ा और पास जाता है, देखता है सभी लोग खुश हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं भोजन का और अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं। तो उसको ये जो है ना बड़ा आश्चर्यचकित होता है। तो थोड़ा और आगे जाता है और देखता है कि जो चम्मच से खाना उठा रहे हैं, वो अपने मुँह में तो नहीं डाल पा रहे, लेकिन वो चम्मच इतना बड़ा है कि दूसरे व अपने बगल वाले बंदे के मुँह में जा रहा है। तो इसी तरह से उस गोल टेबल पे सभी लोग एक-दूसरे को खिला रहे हैं और सभी लोग खुश हैं। परिस्थितियाँ दोनों जगह सेम है। वो परिस्थितियाँ दोनों जगह समांतर हैं, बट जो निर्णय वहाँ पे उस जगह पे स्वर्ग में वहाँ पे जो समझदार लोग ले पा रहे हैं, उसकी वजह से वो खुश हैं। तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही है। जब हमारा जीवन सिर्फ़ अपने बारे में सोचने के लिए सीमित हो जाता है, जैसे मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी नौकरी, तब हम सिर्फ़ अपने में बंद के रह जाते हैं और तब जो है हम नर्क का दरवाज़ा अपने लिए खोल देते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के प्रति भाव रखते हैं, दूसरों की समस्या को सुलझाने का भाव रखते हैं और दूसरों को खिलाते हैं, तो हम खुद ब खुद हमारा पेट भर जाता है। ये प्रकृति का नियम है। अगर आप देखो टाटा नैनो जो छोटी-सी सबसे सस्ती कार का निर्माण हुआ कैसे? रतन टाटा अपने जैगुआर में बारिश के मौसम में जैगुआर में अपनी मुंबई अपने घर से ऑफिस जा रहे थे। बारिश काफ़ी तेज़ आ रही थी। जब वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनको एक परिवार स्कूटर पे भीगता हुआ नज़र आता है। 2 छोटे बच्चे और पति और पत्नी। वो ऑफिस पहुँच के ये निर्देश देते हैं कि हमें दुनिया का सबसे सस्ता कार बनाना है और फाइनली वो बन के तैयार होता है। तो ये जो भाव आया उनके मन में, वो क्यों आया? वो इसलिए आया कि दूसरे का दर्द वो समझ पाए और उसके लिए उन्होंने सॉल्यूशन एक समाधान निकालने का एक निर्णय किया और उस पे अमल किया। आप देखो आपके घर में जो पंखा लगा है, वो किसी न किसी समस्या का समाधान है। आपके घर में जो बल्ब लगा है, वो किसी न किसी समस्या का समाधान है। तो एक बिज़नेसमैन होता कौन है? एक बिज़नेसमैन वो होता है जो दूसरे के समस्या का समाधान करके थोड़ा-सा प्रॉफिट कमा सके। उसी को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो अगर आप किसी समस्या को देखते हैं, तो आप 2 काम कर सकते हैं। या तो बोले यार इससे मुझे क्या लेना-देना, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है। या फिर आप उस समस्या का समाधान करके लोगों की मदद कर सकते हैं और आप जितने लोगों को मदद करेंगे, जितने लोगों को मदद करते जाएँगे, उतना ज़्यादा आपके घर में धन, दौलत, शोहरत आता जाएगा।
तो नर्क और स्वर्ग ये चुनना हमारा अधिक हम हमारे हाथों में है। तो जब हम इस बिज़नेस में आए हैं, हमें मालूम है कि हमारा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और इससे जग का कल्याण होता है, इससे लोगों का कल्याण होता है। तो और अगर हमें पैसे बनाने हैं, तो जो डीएक्सएन का मार्केटिंग प्लान है, उसका क्या सबसे बेस्ट बात है? उसका बेस्ट बात ये है कि यहाँ पे आप बड़ा पैसा तभी कमा सकते हैं, जब आप दूसरों को बड़ा पैसा कमाने में मदद करें। तो ठीक उसी स्वर्ग में जब एक-दूसरे को लोग खाना खिला रहे हैं, उसी तरह से अगर हम दूसरे को, अपनी ग्रो लाइन को, अपने हेल्प लाइन को, अपने अप लाइन को, सभी को हेल्प करके आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमारी ज़िंदगी भी स्वर्ग की तरह हो जाएगी। लेकिन समस्या क्या आती है, हमारे मन में जो है, वो नर्क वाली भावनाएँ आ जाती है, जैसे ईर्ष्या आ जाती है, आपको किसी से ईर्ष्या होने लगी कि यार ये हमसे अच्छा कैसे कर रहा है, ये तो अभी-अभी आया है। या फिर आपको ये लगने लगे कि यार मैं तो अच्छा नहीं हूँ, वो अच्छा है इसलिए कर पाता है, वो अच्छा वक्ता है इसलिए बात कर पाता है। तो ये सारी भावनाएँ अगर आप अपने मन से हटा दें, तो हमारा जो डीएक्सएन बिज़नेस है वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। जो 5वीं कहानी है, देखिए अब पहला हमने क्या सीखा कि जो हमें पहले कि हमें एहसास हो जाए कि हाँ, हम सभी सभी कुछ करने के लायक हैं। दूसरा, हमने अपनी दिमाग खुली रखी और तीसरा हमने क्या देखा? पहला दू दूसरा दिमाग और तीसरा हमने देखा कि हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम लोगों की मदद करते चले, लोगों का मदद करें और चौथा देखा कि हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें डिसीज़न लेना पड़ेगा। और 5वां जो है एक बहुत ही मतलब रोचक कहानी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक जो शिकारी होता है वो जंगल में जाता है और शिकार करने के लिए जाता है और वो शिकार पे जब वो अपनी बंदूक से एक निशाना लगा रहा होता है, तो उसे ये दिखता है कि एक छोटा-सा भेड़िए का बच्चा जो है, वो हिरणों के झुंड में खोया है और वो अकेला है। कोई उसका उसके जो माता-पिता हैं, भेड़िए के माता-पिता वो वहाँ नज़र नहीं आ रहे और वो छोटा-सा भेड़िए का बच्चा वो हिरणों के साथ है। तो उसे बड़ी दया आती है, वो अपने शिकार के बाद वो भेड़िए के बच्चे को उठा के अपने साथ ले चलता है, क्योंकि बड़ा प्यारा-सा होता है। तो वो अपने साथ ले जाता है तो सोचता है यार अब इसको ले ही आया हूँ तो इसके लिए एक पिंजड़ा बना दूँ। तो वो जो शिकारी है वो उसके लिए एक बड़ा-सा, बहुत ही ऊँचा-सा लोहे का स्टील और लोहे का बना हुआ एक बड़ा-सा पिंजड़ा तैयार करता है। और उस पिंजड़े के निचले हिस्से में वो क्या करता है, पिंजड़े के मतलब ज़्यादातर हिस्से में उसने करंट की सप्लाई दे रखी है। तो जब बच्चा जैसे ही वो भेड़िया उसको पार करने की या तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसको करंट का एक झटका लगता है और वो मतलब उसको तोड़ने की चेष्टा नहीं करता दोबारा। तो बच्चा क्या होता है पहले बहुत विचलित होता है, वो भागने की कोशिश करता है, वो दाएँ-बाएँ मतलब पिंजड़े के हर हिस्से को छूता है और हर जगह से उसको करंट का सामना करना पड़ता है और अब वो मतलब ये मान लेता है कि नहीं, अब तो इसको तोड़ नहीं सकता, यहाँ से मैं भाग नहीं सकता। तो धीरे-धीरे साल, महीने गुज़रते रहते हैं और भेड़िया के बच्चा जो है पिंजड़े में बड़ा होते जाता है। उसको सही से खाना वगैरह सब मिल रहा था, तो वो निश्चिंत होके अपनी ज़िंदगी उस पिंजड़े में गुज़ार रहा था। तो एक बार क्या होता है, जब ये 3 साल इस बात को बीत जाते हैं, थोड़ा भेड़िया जो है वो बड़ा हो जाता है। उसको ना और ये थोड़ा मौसम खराब रहता है उससे, काफ़ी बादल गरज रहे होते हैं और ना बारिश आने की संभावना रहती है। तो वो देखता है कि एक बड़ा-सा जो किंग कोबरा साँप जो है, मतलब नाग साँप जो है उसकी पिंजड़े की तरफ बढ़ रहा होता है। अब ये देख के वो काफ़ी घबरा जाता है कि इससे पहले उसने ज़िंदगी में कभी एक साँप का सामना नहीं किया था। और ये देखता है ये तो साँप जो है ये तो फंकार उठा रहा है और बहुत ही आक्रामक साँप है, वो उसी की तरफ बढ़ रहा है। तो बहुत डर जाता है। वो धीरे-धीरे क्या होता है, वो पीछे पीछे जाने लगता है। जैसे-जैसे साँप जो है आगे आता है, वो भेड़िया का बच्चा जो है वो पीछे भागने लगता है, पीछे की तरफ चलने लगता है। तो देखता है कि साँप जो है वो अब पिंजड़े के अंदर घुस चुका है। अब इसको काफ़ी डर लगता है और देखता है ये साँप जो है उसी की तरफ आ रहा है। तो और उसको डर लगता है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो पीछे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और अचानक से वो देखता है कि वो पिंजड़े से बाहर आ चुका है। उसे कोई करंट का झटका नहीं लगा, थोड़ी तार कमज़ोर हो चुकी थी मौसम की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से और वो जो है बाहर आ जाता है। उसको ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि 3 साल तक वो उस पिंजड़े में था और इतने दिनों तक उसने ये भी नहीं सोचा देख के कि अभी भी इस पिंजड़े में करंट है कि नहीं और वो बाहर आ जाता है। तो असल में होता क्या है कि जब भी मौसम हर साल जब मौसम खराब होता था तो बिजली कड़कती थी और कई साल पहले वहाँ एक बिजली गिरी थी आस-पास में, जिसकी वजह से उस पिंजड़े का जो सर्किट है वो टूट चुका था और उसमें कोई करंट नहीं था। लेकिन जो ये भेड़िए का बच्चा है, वो ये बात को नहीं समझता और फाइनली 3 साल के बाद जब वो पीछे-पीछे हटते-हटते पिंजड़े से बाहर गिर जाता है, तो उसको लगता है यार ये तो मैं व्यर्थ ही अंदर था। तो मेरा ये आपसे सवाल है
कि बिजली कहाँ थी? इतने सालों तक बिजली कहाँ थी? बिजली उस भेड़िए के दिमाग में थी। यहाँ बिजली का मतलब ये है समस्या या डर। डर कहाँ था? डर उसके दिमाग में था। जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं, कुछ बड़ा करने का ज़िंदगी में, तो बहुत सारी डर की भावनाएँ हमारे अंदर होती हैं। पहला डर होता है, वो रिजेक्शन का डर होता है, कि यार क्या होगा? लोग मना कर देंगे, हम कैसे फेस कर पाएँगे? और हमें जनरली कोई मना करे तो हमें अच्छा नहीं लगता, राइट? रिजेक्शन हमें हमें सब हमारा सबसे बड़ा डर मौत और पब्लिक स्पीकिंग के बाद सबसे बड़ा डर जो होता है, वो होता है रिजेक्शन का डर। और ये जो डर की भावना है, हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती। हम व्यर्थ ही अपने मन में डर को पाले रखते हैं और सालों-सालों तक पाले रखते हैं। बट अगर आपको इस डर से आगे जाना है, तो उस चीज़ को करना पड़ेगा। मेरे पिताजी कहा करते थे, "जिस काम से डर लगता है, उसको करने की कोशिश करो, डर अपने आप खत्म हो जाएगी।" तो ये जो कहानी है इससे मैं अपने पापा को हमेशा याद कर पाता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे यही सीख दी थी। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जो है अगर हमने डर खत्म हो गया तो अब क्या होता है? अब क्या करना होता है? देखिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट है इस बिज़नेस में 5 कोर स्किल्स लगते हैं। पहला स्किल क्या है? अपनी लिस्ट को तैयार करना। पहला क्या है कि अपने सपनों का लिस्ट तैयार करना, दूसरा अपने इन्विटेशन लिस्ट का तैयार करना, फिर इन्विटेशन करना, प्लान शो करना, फ़ॉलो अप करना। ये 5 चीज़ें हमें इस इंडस्ट्री में करनी पड़ती हैं। और यही 5 स्किल हमें पूर नो पा अगर हम 5 साल तक यही 5 चीज़ें करते रहे, तो हम अपने फाइनेंशियल जो भी गोल है, जो भी हमारा सक्सेसफुल होने का सपना है, वो पूरा हो जाता है। तो ये कहानी से हम इस चीज़ को समझते हैं। एक बार क्या होता है, एक ऑयल एक तेल निकालने वाली कंपनी में एक अचानक से एक मशीन बंद हो जाती है और वो मशीन जो है बहुत ही आवश्यक मशीन है, उसके बिना तेल जो है वो अंदर ज़मीन के अंदर से निकल नहीं पा रहा था। तो काफ़ी जो उस कंपनी का जो जनरल मैनेजर है, वो काफ़ी परेशान होता है। वो अपने इन हाउस जो उनके पास जो मैकेनिक होते हैं, उनको बुलाता है, उनसे दिखवाता है, वो ठीक नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उनमें से एक मैकेनिक होता है, वो बोलता है कि एक मैकेनिक है जो यहाँ से काफ़ी साल पहले रिटायर मतलब उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके अपना खुद का सर्विस कंपनी चालू किया और वो अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। वो ज़्यादा मतलब वो कहीं जाता नहीं, जनरली वो मतलब बुलाने से नहीं आता ऐसे-ऐसे समस्याओं पे। बट अगर आप बात करें, चूँकि आप इस कंपनी के जनरल मैनेजर हैं और वो भी इस कंपनी में बहुत क सालों तक काम कर चुका है, तो शायद आ जाए। तो वो जनरल मैनेजर जो है, वो उस बूढ़े मैकेनिक को फ़ोन करता है, वो मैकेनिक मान जाता है और आता है। और वो मशीन को बड़ा गौर से देखता है और वो झुकता है, मशीन के नीचे जाता है और हथौड़ा माँगता है। तो दूसरे मैकेनिक जो है उसको हथौड़ा देते हैं। वो एक हथौड़ा जो है एक जगह पे हथौड़ा चलाता है और ठक से आवाज़ आती है और वो फिर वो बाहर आ जाता है मशीन से और बोलता है, "अब स्टार्ट करो।" तो मशीन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और जनरल मैनेजर है वो चौंक जाता है कि बस एक हथौड़ा एक जगह पे टिकाने से ये मशीन ठीक हो गई। तो वो मुस्कुराता है और फिर वो अपने घर चला जाता है, अपने ऑफ़िस जाके उसको जनरल मैनेजर को बिल भेजता है। तो उसका उसका जब बिल आता है तो उसमें लिखा रहता है $10,000। उस मशीन की कीमत जो है मानो 15-20 लाख डॉलर थी और उसको वो ठीक करने का जो बिल वो भेजता है वो 10,000 डॉलर। तो जनरल मैनेजर को बड़ा गुस्सा आता है। वो इस ईमेल का रिप्लाई करता है, जवाब देता है कि आपने तो सिर्फ़ एक हथौड़ा मारा था। उस हथौड़ा मारने के लिए एक छोटा वो भी धीरे से एक हथौड़ा मारा था, उसके लिए आपने $10,000 हमसे चार्ज किए। आप हमें लूट नहीं रहे, ये बेईमानी नहीं है। तो फिर वो जो बूढ़ा मैकेनिक होता है, वो जवाब देता है, देखिए ये हथौड़ा मारने का चार्ज और मेरे वहाँ तक आने का चार्ज तो सिर्फ़ $10 था। लेकिन जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसके लिए मैंने $9,990 चार्ज किया। आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है, अगर हम अपने काम में निपुण हो जाएँ, अगर हम अपनी काम को निरंतर एक ही काम को बार-बार सालों तक करते रहे, तो हमसे बड़ा चैंपियन इस इंडस्ट्री में नहीं हो सकता। इस इंडस्ट्री में बड़ा बनने के लिए, इस इंडस्ट्री में ऊँचाई तक पहुँचने के लिए हमें सिर्फ़ 5 स्किल ब्रश अप करना होता है, हमें सिर्फ़ 5 स्किल जो है उस पे ध्यान देना होता है। अगर हम ये 5 स्किल बार-बार बिना ये चिंता किए कि हम सफल होंगे या ना होंगे, करते रहे और इम्प्रूव होते रहे समय के साथ तक, तो आपका एक्सपीरियंस आपको बहुत पैसे कमा के दे सकता है। अब हम चलते हैं आगे कहानी की तरफ। अगली जो कहानी है, ये हमें बहुत अच्छी सीख देती है और इससे हमें ये सीखने को मिलेगा, ये हम पहले कहानी सुन लेते हैं, फिर हम बताएँगे कि हमें इससे क्या सीखने को मिलती है। एक बूढ़ा बिज़नेसमैन होता है, एक गुजराती बिज़नेसमैन होता है,
वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका होता है, 80-85 हो चुका होता है और उसको लगता है कि यार अब तो मैं मरने वाला हूँ और मुझे अपने 3 लड़कों में से किसी एक को उत्तरादायी बनाना पड़ेगा, किसी एक को अपना साम्राज्य सौंपना पड़ेगा। तो वो सोचता है यार मैं कैसे ये पता करूँ कि इन तीनों में से कौन निपुण है? अगर पता है भी मुझे, लेकिन बाकी बाकी 2 लोगों को कैसे ये विश्वास होगा कि नहीं मैंने सही निर्णय लिया, वो मेरे से नफ़रत ना करने लगे कि मैंने कोई भेदभाव करके किसी एक को साम्राज्य दे दिया। तो तीनों बेटों को वो एक दिन अपने कमरे में बुलाता है सुबह-सुबह और बोलता है देखो, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों में से कोई एक मेरी कंपनी के सीईओ बनो और बाकी अपनी-अपनी काबिलियत के हिसाब से इस कंपनी में काम करो, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। तो अगर सीईओ बनना चाहते हो तो एक जो काम है वो तुम्हें करके दिखाना होगा। ये लो 10-10 रुपए। तो सब लोगों को वो 10-10 रुपए देता है, बोलता है ये जो हमारी एक पुरानी बिल्डिंग है उस चौक पे, वो बिल्डिंग जो है, जो सबसे ऊपर वाला मंजिला है वो खाली पड़ा है और उस मंजिले में 3 कमरे हैं और तीनों एक साइज़ के कमरे हैं, तीनों एक बराबर कमरे हैं साइज़ और वॉल्यूम के हिसाब से। तो ये ₹10 में तुम तीनों में से अगर सुन पा रहे हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब क्या होता है कि चूँकि ये जो तीसरे बच्चा जो बंदा होता है, जो तीसरा बेटा होता है, वो बड़ा समझदार होता है। वो क्या करता है वो जाके बाज़ार से ₹5 का मोमबत्ती खरीद के लाता है और बीच कमरे में खाली कमरे में रख देता है। और जब निरीक्षण का टाइम आता है, तो वो मोमबत्ती को जब उसके पापा वो नो जब आते हैं, देखते हैं बड़ा बेटा ने ऐसा किया, अच्छा एक और बेटे ने ऐसा किया, और अब वो देखता है कि अब उस बेटे की बारी आती है, छोटे वाले बेटे की बारी आती है, तो छोटा बेटा जैसे ही उसके पिताजी अंदर जाते हैं, वो माचिस लेके वो मोमबत्ती को जला देता है और पिताजी से पूछता है, "पिताजी आपको कोई ऐसा कोना नज़र आ रहा है जो रोशनी से ना भरा हो?" पिताजी मुस्कुराते हैं। फिर वो अपने बच्चा जो है, वो बेटा जो है, छोटा बेटा अपनी जेब में हाथ डालता है और ₹5 अपने पिताजी को वापस दे देता है। बोलता है, "ये काम करने के लिए तो मुझे सिर्फ़ ₹5 ही लगे।" पिताजी मुस्कुराते हैं और उसी समय ये निर्णय लेते हैं कि ये जो छोटा बेटा है, यही हमारी कंपनी का जो है नया मालिक होगा, यही मेरे साम्राज्य का उत्तरदायी होगा। अब इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कंप्लेन कर सकते हैं। हम अपने रिसोर्सेज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मुझे माफ़ करें। जो हमारे पास सामग्री है या रिसोर्सेज़ है, उसी में हम कितना बड़ा रिज़ल्ट ला सके, ये एक महान लीडर का काम होता है। एक असली लीडर वही है, जो कम से कम रिसोर्सेज़ में बड़ा से बड़ा काम कर जाए। हाँ, क्या बोला सर आपने? सॉरी? हाँ, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मुझे माफ़ करें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, संसाधनों, हाँ। तो जो हमारे पास संसाधन अवेलेबल है, जो हमारे पास संसाधन है, उससे हम कितना बड़ा काम कर सकें। देखिए, बहुत सारे ऐसे डीएक्सन के लीडर हैं, जो बिहार के छोटे-छोटे गाँव में इतना बड़ा काम करते हैं कि हम यहाँ बैठे-बैठे उनसे प्रेरित होते हैं। धर्मशिला जी जो हैं बिहार से और उनके पति जी हैं, तो वो दोनों एक छोटे से शहर में बिहार शरीफ में रह के नो लाखों रुपए मतलब लाखों रुपए महीने का जो मतलब जो अच्छे-अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरे साल में एकदम टॉप पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उनका जो साल भर का सैलरी नहीं होता, वो उनको वहाँ बैठे-बैठे वो महीने में उनसे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा वो बिहार के छोटे से शहर में बैठ के कमा रहे हैं। उनके पास क्या संसाधन है? मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे इतने अच्छे इंटरनेट है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे ऐसे लोग अवेलेबल हैं, जो कि बिहार में बैठ के दुनिया भर में अपना बिज़नेस फैला सके। ना ही उनके पास उतना स्किल है, ना कोई स्किल सीखने का उतना संसाधन है, जिससे वो इतना बड़ा बिज़नेस क्रिएट कर सके। लेकिन आज बिहार डीएक्सएन में बिहार सबसे टॉप पे इसलिए है, क्योंकि वहाँ पे असली लीडर है। बिहार में शुरू से ही, जब से ब्रिटिश राज रहा है या उसके बाद भी, जो जो भी संसाधन अवेलेबल है, वो उनसे छीने गए, वो वहाँ से जा चुके हैं। तो संसाधन वहाँ है नहीं, लेकिन लोगों ने वहाँ के जो लोग हैं सबसे परिश्रमी होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने वहाँ उस टाइप की ज़िंदगी जीना सीख लिया। उन्होंने कम से कम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट लाया है और इसी वजह से आज भी देखिए बिहार टॉप पे है। तो वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि कम संसाधन होने के बावजूद वो डीएक्सएन का वो छोटा-सा बच्चा है, जो सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है। हम आगे बढ़ते हैं।
तो 8वीं कहानी का जो मकसद है, वो हम सबको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेगा। हम देखते हैं कैसे। एक बार एक व्यापारी जो होता है, वो बहुत बड़ा व्यापारी होता है, वो दुनिया भर में घूमता-फिरता रहता है और उसको तरह-तरह के लोगों, तरह-तरह के देश में जाने का, बड़े-बड़े 5 स्टार होटल में जाने का उसको अवसर मिलता है। तो एक बार किसी देश में वो एक 5 स्टार होटल में रुका था और वहाँ पे जो एक चिड़िया थी, तो जैसे ही कोई भी गेस्ट मतलब मेहमान उस होटल में पधारता है, तो वो जो चिड़िया है वो बड़े मीठे सुर में बोलते हैं, "इस होटल में आपका स्वागत है" और वो उसका नाम भी लेता है। और जब वो व्यापारी उससे बात करता है और उससे कुछ पूछता है, तो वो उसका जवाब भी देता है। तो व्यापारी को वो चिड़िया इतनी पसंद आती है, इतना पसंद आता है कि वो होटल में जब वो उसकी अवधि खत्म हो जाती है रुकने की, तो वो होटल के मालिक के पास जाता है और बोलता है, "देखो यार मुझे ये तुम्हारा चिड़िया चाहिए।" तो बोलता है, "नहीं सर, ये तो हमारे होटल का शान है, मैं आपको ये नहीं दे सकता।" तो वो बोलता है, "देखो मैं तुम्हें तुम्हारे इस चिड़िया की मुँह बोली कीमत दूँगा, तुम मुझे ये चिड़िया दे दो।" बोलता है, "नहीं सर, ये तो बड़ी तकलीफ की बात है।" तो बोलता है, "नहीं, मैं इस चिड़िया के 10 लाख रुपए दूँगा।" तो मालिक सोचता है यार ठीक है, मैं एक चिड़िया लाया कहीं से उसको सिखाने में 2-3 साल लग गए, दूसरा चिड़िया खरीद के फिर से सिखा लूँगा, चलो इसको 10 लाख रुपए में दे देता हूँ। तो वो जो है 10 लाख रुपए में उसको दे देता है, व्यापारी को चिड़िया दे देता है। लेकिन व्यापारी को अभी सीधे घर नहीं लौटना था, उसे एक जगह और जाना था। तो वो कोई एक अरेंजमेंट करता है जिससे वो किसी को बोलता है कि ये जो चिड़िया है मेरे घर पहुँचा दो, तो दूसरे शहर में मेरे घर पहुँचा दो। तो चिड़िया उसके घर पहुँच जाती है और अपनी वो बीवी को फ़ोन करता है और पूछता है कैसी हो, क्या हो? रेगुलर बात करता था अपनी बीवी से, तो बोलता है देखो मैंने तुम्हारे लिए एक चिड़िया भिजवाई है और उसका अच्छे से क ख़्याल रखना, मैं आता हूँ, फिर बात करता हूँ। मैं काफ़ी व्यस्त हूँ। तो ठीक है वो जो है वो चिड़िया उसके घर पहुँच जाती है, बीवी उसका ख़्याल रख रही होती है। फिर जिस दिन वो आने वाला होता है, सुबह-सुबह अपनी बीवी को फ़ोन लगाता है और बड़े प्यार से बात करता है, बोलता है बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें, आज मैं आ रहा हूँ काफ़ी दिनों के बाद, तो तुम मेरे लिए क्या बनाओगी? कुछ अच्छा बना के रखना। तो पत्नी जो है वो बोलती है ठीक है मैं बना के रखूँगा और पत्नी बहुत काफ़ी प्यार करती थी उससे तो बोला चलो ठीक है आज कुछ स्पेशल ही बनाऊँगी। तो जो पति है वो शाम के वक़्त अपने घर पहुँचता है और जैसे ही घर पहुँचता है उसकी आँखें जो हैं वो चारों तरफ देखने की कोशिश करती हैं कि भाई मैंने जो तोहफ़ा भिजवाया था अपनी बीवी के लिए वो है कहाँ? तो देखता है उसको वो तोहफ़ा वो चिड़िया जो है वो नज़र नहीं आती और तब तक खा टेबल पे खाना वग़ैरह सज चुका था और पत्नी बोलती है आइए बैठिए खाते हैं। तो बोलता है हाँ, वो मैं तो खाऊँगा तुम भी खाओ साथ में बैठ के, बट ये बताओ मैंने तुम्हारे लिए एक जो तोहफ़ा भिजवाया था वो कहाँ गया? तो बोला कौन-सा तोहफ़ा? अरे वही तोहफ़ा वो जो चिड़िया। अच्छा वो! अरे वही तो उसी का तो हमने आज गोश्त बनाया, उसी का तो मीट बनाया हम। तो वो जो व्यापारी है वो सर पकड़ के बैठ जाता है, बोलता है यार ये चिड़िया मैंने 10 लाख रुपए में खरीदी थी। तो बीवी बोलती है तुम पागल हो क्या? ये चिड़िया तो 10 रुपए में मिलता है, तुमने 10 लाख क्यों दिए? बोला नहीं ये चिड़िया बात करती थी, ये तुमसे जो भी बात कर पूछोगे वो बताती थी, तुम्हें आदर सम्मान करती थी और बहुत ही प्यारी चिड़िया थी, ये बोल सकती थी। तो बीवी ने बोला ये तो इतने दिनों से उसने तो कुछ बोला ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बोल सकती थी और आपने भी नहीं बताया कि ये बोल सकती है। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे पास अपॉर्च्युनिटी तो है, हमने डीएक्सएन को अपनी जेब में डाल लिया है या हमारे अंदर है और हमने अपना मुँह बंद रख लिया है। हम इस अपॉर्च्युनिटी को किसी को बता ही नहीं रहे हैं। हमें हमारे अंदर डर की भावना है, हमें ये लग रहा है कि कोई मना कर देगा तो। तो आपके अंदर का जो छिपा हुआ टैलेंट है, अगर आप बाहर नहीं निकालोगे तो आप भी उस टैलेंट के साथ, उस अपॉर्च्युनिटी के साथ इस दुनिया को अलविदा बोल दो। तो आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके पास जो अपॉर्च्युनिटी है, उसको बेधड़क लोगों से बताने की कोशिश करें। देखिए हमारे एक बिज़नेस का प्रिंसिपल है, वो ये बोलता है कि टॉक लेस टू मोर पीपल मतलब कम लोगों से कम कम ज़्यादा लोगों से कम बात करें, ज़्यादा लोगों से कम बात करें। लेकिन बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस चिड़िया की तरह चुप हो जाएँ, तो हमारा भी अंत इस बिज़नेस में निश्चित निश्चित रूप से तय हो जाएगा। तो हमें अपने आप को रोकना नहीं है इस बिज़नेस को शेयर करने के लिए। हमें जितना हो सके लोगों को बताना है। हाँ, कम बोलते हुए, सेंसिबल बात करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा कम शब्दों में इन्फॉर्मेशन देके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचानी है। नहीं तो हम इस अपॉर्च्युनिटी की हत्या कर रहे हैं। हम इस इतनी प्यारे अपॉर्चुनिटी इतना इतना जबरदस्त डीएक्शन अपॉर्चुनिटी की हत्या कर रहे हैं। अगर आप नहीं बात करेंगे तो कल को कोई और डिस्ट्रीब्यूटर जो तो इस तोते की तरह नहीं वो बोलेगा और वो आपके पड़ोसी को, आपके भाई को, आपके बहन को, आपके रिश्तेदारों को अपने बिज़नेस में बारे में बता के अपने बिज़नेस में शामिल कर लेगा और आप सिर्फ देखते रह जाएँगे।
तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी अपॉर्च्युनिटी के बारे में, आप अपने बिज़नेस के बारे में बात करें। आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपने बात भी करना चालू कर दिया, आपको समझ में आ गया, आपको एहसास हो गया, आपके अंदर से डर खत्म हो गई और सारी कहानियों से हमने सीख लिया। अब जो है बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है, इससे हमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ सीखने को मिलेगी। एक बार क्या होता है मुल्ला नसरुद्दीन हर हर फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन वो जो है बिरयानी खाने जाते थे। तो शहर में कोई एक नया रेस्टोरेंट खुला था और उनको बड़ा इच्छा हुई, तलब हुई कि नहीं आज तो मुझे बिरयानी खानी है। तो मुल्ला नसरुद्दीन जो है थोड़ा फटे-पुराने जैसे कपड़े कभी-कभी पहना करते थे और उसी वो फटे-पुराने कपड़े में वो रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं। अब रेस्टोरेंट जैसे ही पहुँचते हैं तो एक बहरा होता है जो उनको देखते ही दरवाज़ा खोलता है और देखता है यार बड़ा ही अजीब-सा कपड़ा पहन रखा है इसने बट ठीक ठीक है चूँकि ये हमारे रेस्टोरेंट में आया है तो मेरा फर्ज़ बनता है तो उसने दरवाज़ा खोला और मेन्यू जो है जो लाके उसको दिया मुल्ला नसरुद्दीन को दिया और बड़े ही आदर-सत्कार से उसने चेयर साफ़ किया, उसको चेयर पे बैठाया, उसको मेन्यू दिया और फाइनली मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी फ़ेवरेट बिरयानी जो है वो ऑर्डर की। फिर वो बहरा जो है वो आता है, बड़े प्यार से वो बिरयानी को सर्व करता है। फिर वो जब बिरयानी खत्म हो जाती है तो उनको हाथ धोने के लिए वो गरम पानी, नींबू वाला गरम पानी लाके सर्व करता है। बड़े प्यार से मुल्ला नसरुद्दीन उसमें हाथ धोते हैं। फिर जो है वो बहरा जो है मुस्कुराता हुआ उनके पास वो बिल लाता है और मुल्ला नसरुद्दीन बिल देखते हैं और 100 नो ₹110 होता है और मुल्ला नसरुद्दीन ठीक ₹110 उस बिल बुक में रखते हैं और चले जाते हैं। तो जब वो नीचे उतर के जा रहे होते हैं रेस्टोरेंट से, तो तब तक वो बहरा जो है वापस अपने टेबल पे आता है और पलट के देखता है बिल बुक को खोलता है, देखता है ₹110 का बिल था और ₹110 ही रखे हैं। ₹1 का टिप भी जो है मुल्ला नसरुद्दीन ने उस बहरे को नहीं दिया, जबकि उस बहरे ने पूरी तरह से मुल्ला नसरुद्दीन की सेवा की थी। तो उस बहरे को बड़ा बुरा लगता है। फिर क्या होता है कि अगला शुक्रवार आता है और मुल्ला नसरुद्दीन को ये रेस्टोरेंट काफ़ी पसंद आ रहा है, उसको वहाँ का खाना काफ़ी पसंद आया, वहाँ की बिरयानी काफ़ी पसंद आई। वो दोबारा जो है वहाँ पे जाते हैं शुक्रवार के दिन। इस बार जो है वो बहरा जो है देखता है और तब तक जो जो बहरा होता है पूरे हफ्ता में सारे दूसरे बहरों को ये बता देता है कि इस टाइप का कोई आदमी आएगा तो उसको ज़्यादा भाव मत देना। तो जैसे ही सारे बहरे इस मुल्ला नसरुद्दीन को आते देखते हैं, सब भाग जाते हैं। तो फाइनली यही जो बहरा है, जो पहला वाला बहरा था, वही उसको देखता है और इस बार वो दरवाज़ा खोलने नहीं जाता। तो मुल्ला नसरुद्दीन जो है खुद से दरवाज़ा खोलते हैं और जाके उसी चेयर पे बैठ जाते हैं और उसी टेबल पे बैठ जाते हैं। तो ये टेबल जो है वो उस बहरे का था। तो वो बहरा वापस आता है, गुस्से में वो जो है मेन्यू पटकता है टेबल पे और चला जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं, "नहीं, नहीं, मुझे मेन्यू देखने की ज़रूरत नहीं, वही बिरयानी लेके आओ।" तो वो बहरा जो है लाता है बिरयानी वापस से और इस बार उसके चेहरे पे मुस्कान भी नहीं होती और वो बहुत बहुत ही अभद्र तरीके से उसको खाना सर्व कर देता है। मुल्ला नसरुद्दीन खाते हैं, वो बिल वापस बिल बुक लेके आता है, बिल देखते हैं मुल्ला नसरुद्दीन ₹110 का, तो इस बार ₹150 रख देते हैं और ₹150 रख देते हैं और वो बहरा जो है और ₹150 रखने के बाद ये मुल्ला नसरुद्दीन जो है वापस जाने लगते हैं। तो बहरा जो है वो वापस टेबल पे आता है और पलट के देखता है कि मुल्ला नसरुद्दीन ने ₹150 रखे हैं, ₹110 का बिल है और वो जा चुके हैं। वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि जब मैंने इतना अच्छा से आदर-सत्कार, सम्मान करके जब इनको खाना खिलाया, तो इन्होंने मुझे ₹1 भी बख्शीश नहीं दी और अब मैंने इनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तो इन्होंने मुझे ₹40 की बख्शीश दे दी। वो भागा-भागा वो रेस्टोरेंट से बाहर जाता है, भागा-भागा मुल्ला नसरुद्दीन के कंधे पे ऐसे थपथपाता है और उनको रोकने की कोशिश करता है, "मुल्ला" मुल्ला वापस पलटते हैं उसके बहरे की तरफ और फिर वो बहरा पूछता है, "ये क्या है?" तो मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं, "दिस फॉर दैट एंड दैट फॉर दिस" मतलब ये उसके लिए और ये उसके लिए। मतलब ये हुआ कि ये जो अभी मैंने ₹40 दिए हैं, ये मैंने पहले काम के लिए दिए हैं और वो जब उस समय नहीं दिया था, वो तुम्हारे आज के काम के लिए दिए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो जो काम होता है, हमारे जो एफर्ट होती हैं, एफर्ट तो हिंदी में मेरा अभी नहीं आ रहा। जो हमारा एफर्ट होता है, प्रयास होता है, हाँ, वो कभी हाँ, कोशिश हमारी जो कोशिश और प्रयास या जो मेहनत होती है, वो कभी बर्बाद नहीं हो हमारे प्रयासों को, हमारी कोशिशों को
कभी भी नकारेगा नहीं। आज नहीं तो कल उसका परिणाम ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि आज आप 100 प्लान दिखा रहे हो और 2 लोग भी साइन अप ना कर रहे हों, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज प्रोफ़ेसर साहब कितनी प्लान दिखाते हैं? आज जो है धर्मशिला जी कितना प्लान दिखा रही हैं, आज जो बड़े-बड़े अपलाइन वो कितना प्लान दिखाते हैं। वो शायद साल भर में भी 1-2 प्लान नहीं दिखाते होंगे। लेकिन आज उनका इनकम जब वो प्लान दिखाते थे, उससे ज़्यादा था या नहीं? इस कहानी को आप हमेशा याद रखें, आपका जो परिश्रम है, आपका जो प्रयास है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। ऊपर वाला कभी ना कभी आपको उसकी मेहनत की जो मज़दूरी है, वो आपको ज़रूर देगा और वो मल्टीप्लाई करके देगा, वो गुना करके देगा। तो ये आप कभी ना सोचें कि आप जब ये बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं और आपने इतनी मेहनत की, खास करके हमारे इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लोग ये समझते हैं कि यहाँ मेहनत बहुत करना पड़ता है। हाँ, मेहनत तो करना पड़ता है, अच्छी कंपनी में मेहनत तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो हमें जो फल है वो नहीं मिलता। मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको टिके रहना पड़ता है, उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना होता है। तो साल-साल, 5 साल, 2 साल, 4 साल प्रयास करने के बाद ही असली पैसा नज़र आता है। लेकिन जब आप मेहनत सबसे ज़्यादा मेहनत देखो यही एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पहले जब सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, तब सबसे कम पैसा मिलता है। और जब आप बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे होते, तो आपको ये समझ नहीं आता पैसा आ कहाँ से रहा है। और ऐसा सिर्फ हमारे बिज़नेस में नहीं होता, ऐसा हर बड़े बिज़नेस में होता है। देखिए, जब जब नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस खोला, तो सबसे ज़्यादा मेहनत कब किया उन्होंने? शुरू के 5 साल राइट? उसके बाद अब मेहनत करते हैं क्या? अब तो अपने घ मे मेरा घर उनसे उनके घर से काफ़ी पास है। 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। वो अपने घर पे रहें या चैरिटेबल ट्रस्ट करते हो, तो वो कहीं न कहीं जाते रहते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। वो अब ऑफ़िस नहीं जाते। लेकिन इन्फोसिस का टर्नओवर हर साल बढ़ता ही है। तो ये हमें सीखना होगा कि जितनी बड़ी जो भी बड़ी बिज़नेस हो जो बड़ा बिज़नेस होता है ना, उसमें यही लक्षण होते हैं। अगर कोई बिज़नेस आपको ये दिखाए कि नहीं तुरंत काम करो, तुरंत पैसा है, तो वो बड़ा बिज़नेस नहीं है, वो छोटा बिज़नेस है। जो भी बड़ा बिज़नेस होता है, उसमें ऐसे ही होता है। बड़े बिज़नेस में शुरुआत में पैसे कम आते हैं, बाद में पैसे ज़्यादा आते हैं। ये चीज़ को हमेशा और भगवान जो है, हमेशा हमारे प्रयासों के लिए हमें ज़रूर फल देगा। हम आगे बढ़ते हैं आखिरी कहानी की तरफ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप सब इस ज़ूम मीटिंग में अभी भी बने हुए हैं। मुझे लगता है मैंने 1 घंटा समय ले लिया है। ये आखिरी कहानी है, फिर हम अपनी इस ट्रेनिंग को खत्म करेंगे। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट सीख जो है हमें इस कहानी से सीखनी है। देखिए जब हम बिज़नेस बिल्ड कर रहे होते हैं ना, तो हम बहुत सारे लोगों को जाने-अनजाने में नाराज़ कर दे रहे होते हैं या दुःख पहुँचा देते हैं। जाने-अनजाने में, मैं ये नहीं बोलता आप जानबूझ के कर रहे हैं। हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम भी इंसान है ना। जब हमसे गलती होती है तो हम क्या अपेक्षा करते हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाए। तो सामने वाले से जब गलती होती है तो हमें भी यही अपेक्षा करनी चाहिए। अब कहानी को सुनते हैं। एक बार क्या होता है, एक एक बाप और बेटे में काफ़ी झगड़ा हो जाता है। तो बेटा जो है जवान होता है, 21-22 साल का होता है और वो बाप से इतना ज़्यादा नाराज़ होता है एक छोटी-सी बात पे कि वो बाप से बात करना बंद कर देता है। और जब थोड़ा और बड़ा होता है तो वो घर छोड़ के चला जाता है और कभी वापस लौट के नहीं आता और ना अपने पिताजी से बात करता है। तो उसके पिताजी अब बूढ़े हो चले होते हैं। अब उनको लगता है यार अब मेरे पास तो उम्र कम बची है, तो अब वो अपने बेटे को चिट्ठी लिखते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं शायद उस दिन गुस्से में तुम्हें कुछ उल्टा-सीधा बोल दिया बट तुम्हारा बाप ही तो हूँ। मुझे माफ़ तो तुम कर सकते हो। अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, एक बार आके मिल लो मेरे से बेटा। तो बेटा जो है, वो चिट्ठी का जवाब नहीं देता और ना ही मिलने जाता है और पिताजी के का देहांत हो जाता है, वो गुज़र जाते हैं। अब ये जो जवान लड़का है, ये सोचता है कि मैं अपने बेटे को जब मेरी मतलब शादी हो जाए, तो मैं अपने बेटे को कभी बुरा नहीं बोलूँगा, जैसे मेरे पिताजी ने मुझे बोला था। और फिर उसकी शादी होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं और उसका एक बेटा होता है और बेटा जो है अब जो है 20 साल का हो चला होता है। और एक दिन ठीक उसी तरह से किसी बात पे विवाद हो जाती है और बेटा जो है, ये जो अब इसका बेटा है, इस बेटे का बेटा, वो भी जो है घर छोड़ के जा चुका होता है। अब ये जो बड़ा जो इसका बेटा है जो अभी बाप बन चुका है, वो पूरी रात उसको याद आने लगता है कि ठीक इसी तरह से इसने अपने पिताजी के साथ व्यवहार किया था और उसके पिताजी पे क्या बीत रही होगी, वो आज इसको एहसास होता है। इतने सालों के बाद, वो पूरी रात जगा रहता है। फिर किसी तरह से ये भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान मुझे माफ़ कर दो और एक मौका दे दो ताकि मैं
अपनी इस गलती को सुधार सकूँ, मैं अपने बेटे से बात कर सकूँ। मैं सुबह होते ही अपने बेटे के को ढूँढने निकल जाऊँगा, मैं उससे मिलूँगा और उसके पैर पकड़ के उससे माफ़ी माँगूँगा। फिर जैसे ही वो सुबह होती है, उसको बाहर की गेट की खुलने की आवाज़ आती है और वो बाहर खिड़की से देखता है कि उसका जो बेटा है वो चला आ रहा है और वो ऊपर की तरफ देखता है, भगवान को बहुत-बहुत शुक्रिया बोलता है। उसका बेटा आता है, अपने पिता से सॉरी बोलता है और ये जो पिता है वो अपने बेटे को गले लगा लेता है। फिर वो छोटा बेटा जो उसका बेटा है वो बोलता है, "पिताजी, मैं तो आपसे बहुत नाराज़ था और मैंने ये सोच लिया था कि मैं आपसे कभी बात ना करूँ। बट पता नहीं मेरे सपने में कल रात एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं और मुझे बोलते हैं कि जा बेटा अपने पिताजी को माफ़ कर दे। इंसान से गलती हो जाती है लेकिन ज़िंदगी अगर जीनी है तो माफ़ करना बहुत भूलना और माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। बुरी बातों को भूल के उसे माफ़ कर दें। तो वो सोचता है यार ये तो भगवान का फरिश्ता है, तो मैंने सोचा कि पिताजी ये भगवान का फरिश्ता लग रहा था इसलिए मैंने आके आपसे माफ़ी माँगी। तो ये सुनते ही उसके पिताजी की आँख में आँसू आ जाती है। चूँकि अपने बेटे को इसने अपने दादाजी के बारे में कभी नहीं बताया होता है। तो उसको लगता है कि नहीं अब मैं अपने बेटे को अपने इसके दादाजी के बारे में बता देता हूँ। तो एक पुराना एल्बम निकालता है और बोलता है देखो बेटा ये तुम्हारे दादाजी और इसी तरह से एक बार झगड़ा करके हम उनसे अलग हो गए और कभी बात नहीं किया और वो उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उनका उसका बेटा जो है वो एल्बम देखता है, अपने दादाजी को देखता है, बोलता है, "अरे! मेरे सपने में यही तो थे, यही तो आए थे मेरे सपने में।" तो जो उसके पिताजी हैं वो उसको गले लगा के फूट-फूट के रोते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है कि देखिए, हम सब इंसान हैं और कभी ना कभी हमें अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से या कंपनी के किसी इंसान से या किसी भी तरह से या हमारे कस्टमर से या किसी से भी गलती हो सकती है। हमारे पास 2 जो है रास्ते बचते हैं। एक या तो हम उसे माफ़ करके भूल जाएँ या तो अपने दिल में उसको बैठा के पूरी ज़िंदगी उसे भी अपने आप को ही तड़पाते रहें या फिर अपने ही काम में बाधा बनें। देखिए, जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं ज़िंदगी में तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमारे लिए किसी पे गुस्सा होना ज़रूरी है या हमारे लिए अपना सपना ज़रूरी है? अगर हमारे लिए हमारा सपना ज़रूरी है, तो बाकी सारी बातें रूठना, मनाना, गुस्सा करना, ईर्ष्या करना, वो सारी चीज़ें छोटी हो जाएँगी। अगर आपका सपना बड़ा है, सच में बड़ा है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती। तो हमेशा याद रखें, हमेशा अपने दिल और दिमाग में बैठा लें कि फॉरगेट एंड फॉरगिव मतलब भूलें और माफ़ करें। तभी हम किसी भी व्यापार में, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी जॉब में आगे बढ़ के सफल हो सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबको आप सबने मुझे इतना समय दिया और मुझे ध्यान से सुना। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा जो ट्रेनिंग है वो पसंद आया होगा और आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर Thank you, इनवाइटिंग मी। Vikas ji. Thank you, everyone. Thank you. What a such a wonderful presentation. आपने कहानी के माध्यम से इस पूरे बिजनेस को आपने जो समझाया एक बिल्कुल नया तरीका था और फैंटास्टिक मुझे लगा है लोगों ने काफ़ी ध्यान से इसको सुना भी है। दोस्तों अब हम फिर मिलेंगे ठीक 3:45 बजे 3:45 पे 4 बजे हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा। वो जो सेशन